हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वैसे तो हमारा सेल है। सेल को पढ़ने से पहले हम एक दो प्रॉब्लम उनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी एक सर्किट देगा, सर्किट डायग्राम देगा, एक परिपथ चित्र होगा और उस परिपथ चित्र में हमें ए व बी के मध्य तुल्य परिपथ ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, थोड़ी जटिल समस्याएं होती हैं, तो एग्जाम में पूछी जाती हैं, 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको ये आनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जो पहली प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। देखिएगा चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने सर्किट है एक, ठीक है। एक प्रकार इस सर्किट में हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में, देखो ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं बहुत सारे, देखो दिख रहे हैं ना, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से इस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट किया तो इस ए से जो ब्रांच निकली है, जो शाखा निकली है, उस पर रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए ये ब्रांच दिख रही है आप, ये इस तरफ देखिएगा, तो ये देखिएगा पहली ब्रांच है और इसी ब्रांच पर क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इस ब्रांच को आगे की ओर देखिएगा, आगे की ओर जैसे जैसे चलते जाएंगे एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एक ही शाखा पर। इस पॉइंट से एक ही शाखा पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही शाखा पर है, इसका मतलब दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। कैसे होंगे भाई, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बताइएगा। 3 ओम और 3 ओम दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में ये होता है 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा ना। पहला केस तो यही है। तो देखो इसमें हम वैसे डायग्राम भी बनाएंगे, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ये पहले केस के लिए देखो, ये कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ सोल्व, इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो 3 ओम और 3 ओम है तो 6 ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 6 हो गए। अब ये 6 ओम जो मतलब यहाँ इन दोनों से मिलकर के बना है 6 ओम। अरे इस संयोजन जो इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन से एक जो प्रतिरोध मिला है हमें 6 ओम का, वो 6 ओम का जो प्रतिरोध है वो इस 6 ओम के क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। देखिएगा भाई, इसको सोल्व कर लिया हमने, इन दोनों प्रतिरोधों से एक प्रतिरोध निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध जो कि 6 ओम है, और ये 6 ओम का प्रतिरोध इस 6 ओम के क्या होगा, क्या होगा भाई, समांतर क्रम में होगा, मतलब एकदम पैरेलल में होगा। ये इधर से जो आएगा, देखो ये इसको आप देखोगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, 3 ओम है, दोनों सीरीज में है, तो तुल्य प्रतिरोध हो गया 6 ओम। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम। और ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध के, ये 6 ओम का जो प्रतिरोध इसके क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, आप क्या करोगे, 6 ओम और 6 ओम, तो क्या हो जाएगा भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये मैंने आपको बताया है समांतर क्रम के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 गुणा 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो। तो 36 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 ओम। आगे ना भाई, ये बात समझ में आती है भाई। देखो बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो स्टार्टिंग के पहले ये दोनों देख लो, ये श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे 6 ओम। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध वो इस 6 ओम के क्या होगा, समांतर में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 गुणा 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो देखिएगा, चलो मैं डायग्राम भी साथ साथ में ही बना ही देता हूँ। चलो देखो, ये इस प्रकार से ये मैंने 3 ओम का बना दिया यहाँ से, और ये भी अब ये 3 ओम का हो गया, ठीक है ना। अब ये 3 ओम ये हो जाएगा, और इसके बाद में देखते जाइएगा आप, ये मैंने बना दिया ये इधर से, और इधर से बना दिया मैंने, देखते जाइएगा आप। फिर इसके बाद में देखिएगा, ये 6 ओम का लगा हुआ है यहाँ रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का है ये भी, और इधर से ये भी कितने का है, 6 ओम का है, ये 3 ओम है, 6 ओम है। और इसके बाद में हमने ये लगा दिया हमने, सॉरी ये थोड़ा ढंग से नहीं बना, आप ये रफली कर रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस और निकाल दिया जो कि कितने ओम का है, 3 ओम का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बना लिया, ठीक है। ये बी पॉइंट दे दिया, ये दे दिया। तो पहला तो हो गया सोल्व। पहले इसको तो ये लूप बोल सकते हैं एक प्रकार से, इस लूप को तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, इससे आगे देखिएगा,
अब देखिएगा ये 3 ओम और ये 3 ओम, फिर दोबारा से इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस देखिएगा सीरीज में लगे हुए हैं, 3 ओम और 3 ओम। देखिएगा ये दोनों के दोनों क्या है, कैसे है सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का, 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम, इस 6 ओम के क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में होगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा भाई, 6 गुणा 6 अपोन में क्या होगा, 6 + 6, तो वही 3 ओम का रेजिस्टेंस आएगा इन तीनों का कंबाइंड। इन तीनों का कंबाइंड जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। तो देखिएगा इसको जस्ट आगे बढ़ाते हैं हम, अब 3 ओम बना देते हैं अब इसको, है ना भाई। तो चलो देखिएगा, तो ये हो गया हमारा 3 ओम का, और इसके बाद में देखिएगा ये हो जाएगा 3 ओम का रेजिस्टेंस, इधर से ये हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा इधर से, ये कितने का दिया है, 3 ओम का दिया है, ठीक है। आप कर लेना भाई, ये मतलब मैं तो रफली बता रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए बात कैसे होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये भी हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो ये हो गया भाई। अब इसको भी इसका भी सॉल्यूशन देख लिया हमने। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अब ये देखिएगा 3 ओम और ये 3 ओम, वापस इसी पॉइंट से देखिएगा, ये दोनों कैसे सीरीज में है। तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध 3 + 3 6 ओम, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस इस 6 ओम के क्या होगा, पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, क्या करोगे भाई, समांतर क्रम में वही है 6 गुणा 6 अपोन 6 + 6, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा, इन तीनों का मिला करके कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ जाएगा। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ से, देखिएगा नेक्स्ट डायग्राम में देख लीजिएगा, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, साथ साथ, तो बढ़िया समझ में आए। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मैं ये डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो फिर आगे देखिएगा 3 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये लो 3 ओम का आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम का आ गया इन तीनों का। अब इसके बाद में देखिएगा इधर से क्या है, इधर से हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस है भाई, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है भाई। और इधर से देखिएगा ये हमारे पास ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया इधर, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 3 ओम का है ही पहले से। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है। अरे भाई देखो ये सीरीज में, तो सीरीज में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सीरीज में है तो तुल्य प्रतिरोध 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो चलिएगा मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ये हो गया 6 ओम, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस ये नीचे वाले 3 ओम के क्या होगा भाई, पैरेलल में होगा। तो ये हो गया पैरेलल में। तो ये जैसे कि पॉइंट ए हो गया और इधर पॉइंट बी हो गया, मतलब ये पॉइंट ए और ये ए हो गया, मतलब ए में क्या है, ये 6 ओम का ये हो गया सीरीज में, दोनों सीरीज में, तो 6 ओम बन गए। और इधर बी है, तो ये ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये दोनों कैसे होंगे इस केस में, पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। तो आर इक्विवेलेंट लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 6 गुणा 3 और 6 + 3, तो 18, और बट्टे में क्या आएगा, 9 आएगा, और ये क्या होगा, 2 ओम आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है भाई। आप कर सकते हो, आसान है बिल्कुल, ठीक है ना, सिंपल मतलब कैलकुलेशन होगी इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल आसान देखिएगा, ये दोबारा से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। तो 3 ओम कितना है, सीरीज में है दोनों, इस पॉइंट से देखिएगा, दोनों सीरीज में है तो 6, तो ये 6 इस 6 के क्या होगा, पैरेलल में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 इस 3 के क्या होगा, सीरीज में, तो 6 आ जाएगा। ये 6 इस 6 के क्या होगा, पैरेलल में 3 आ जाएगा। 3 ये 3 इस 3 के क्या होगा, सीरीज में 6 आ जाएगा। ये 6 इस 6 के क्या होगा, ये पूरा 6 इस 6 के क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो कितना आ जाएगा, 3। और ये 3 इस 3 के क्या होगा, ये पूरा जो ये 3 आएगा, तो ये 3 इस 3 के क्या होगा, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, 6। और ये पूरा 6 इस 3 के क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो ये आ जाएगा लास्ट में 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आप ये मेथड इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिएगा 8 आर प्रतिरोध का कोई तार वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, इसके किसी व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 8 आर प्रतिरोध का कोई तार है, जैसे कि ये हमारा ए है, ये बिंदु बी, तो साफ लिखा है कि यहाँ 8 आर प्रतिरोध का कोई तार वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। तो चलो इसको वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं उस वायर को। 8 आर ओम प्रतिरोध का तार है, तो इसको वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं। ऐसा मोड़ दिया, मतलब ऐसा कुछ दिखने में ऐसा बनेगा, देखिएगा आप देखते जाइएगा। तो वृत्त के रूप में मोड़ना है भाई इसको आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेना ढंग से। तो ऐसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया। अब 8 आर का है और मोड़ दिया, इसके किसी व्यास के सिरों के मध्य, तो व्यास, ये पूरा व्यास हो गया, ठीक है। तो व्यास के जो सिरे हैं, तो पहला सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है, ठीक है। इसके मध्य प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिएगा, ये देखो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर वाले जो पार्ट है
इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, 4R है, और नीचे वाले का भी क्या होगा, 4R होगा दोनों का, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 8R है ना, तो हाफ हाफ हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हुआ है। जितना तार ऊपर है उतना ही तार नीचे है भाई, तो जितना ऊपर होगा तो ऊपर वाले तार का प्रतिरोध और नीचे वाले का दोनों का क्या रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, तभी तो टोटल कितना बनेगा, 8 बनेगा ना। तो ये 4R ऊपर हो गया और 4R क्या हो गया, नीचे हो गए। अब हमें तो क्या पूछा है, ए व बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आप ये देखिएगा, ये 4R ओम का रेजिस्टेंस और ये 4R ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा, 4 गुणा 4 अपॉन में 4 प्लस 4, इसको आपको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 ओम का, ये दोनों का ही सेम आ गया भाई यहाँ तो, ठीक है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा, 8R है ना, तो 4 4 में हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान, क्योंकि व्रत के रूप में मोड़ दिया गया इसको, तो प्रभावी प्रतिरोध इसका 2 ओम बन जाएगा, 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। और पैरेलल में होते ही क्या बनेगा, तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो बाकी ये देखो R आएगा इनमें साथ में, तो मैंने लिखा नहीं कोई, वैसे तो बड़ा इश्यू तो है नहीं, देखो R करो तो कर दो, ये लो R², ये करोगे तो ये इनके साथ में R हो आएगा, ठीक है। ये मैंने लगाया नहीं भाई, देखो ये R नीचे नहीं लिखा, 4R प्लस 4R है ना, ये लिख देना आप, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा है, तो आप ये लिख सकते हो। वैसे तो ये नीचे ये R आएगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 2R आएगा भाई, ये है ना, 2 हमने बोल के 2R, क्योंकि ये R है ना यहाँ रेजिस्टेंस, वो R और लगा हुआ आगे, तो ये भी लगाना पड़ेगा, 2R है ये, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 2R, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिएगा, टॉपिक पे आते हैं अपने। सेल देखिएगा, सेल क्या है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, रासायनिक जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, अर्थात रासायनिक क्रिया के द्वारा आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है, ठीक है ना। देखिएगा किस प्रकार से आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है ये। देखिए हम बात करते हैं सेल की, देखिएगा इधर आ जाएगा, सेल का एक डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, आप ऊपर बना लेना सेल के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो देखिएगा ये सेल का जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये सेल है ना, ये एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है, ठीक है। तो किस प्रकार से बदलने का काम करती है, यानी आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है ये युक्ति, ठीक है। आवेश के प्रवाह को लगातार बनाएगी तभी तो उस सर्किट में, उस विद्युत परिपथ में धारा बहेगी, उसी तभी तो बहेगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी की पहले एनर्जी क्या थी, रासायनिक एनर्जी थी, और मतलब सेल के पास कौन सी एनर्जी थी, क्योंकि उसमें केमिकल भरे होते हैं, सेल में क्या होता है, केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। तो रासायनिक पदार्थों के पास जो एनर्जी होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो केमिकल के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू, रासायनिक जो अभिक्रियाएं उसके थ्रू किस में चेंज हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी आवेश का प्रवाह उस सर्किट में स्टार्ट हो जाता है उस रासायनिक ऊर्जा की वजह से, और रासायनिक ऊर्जा की वजह से किस में कन्वर्ट हुई, वो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो देखिएगा आप इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, यार सुनिएगा आप दोबारा से। देखिए ये हमारे पास एक ये कोई सेल है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये डायग्राम जो मैंने बनाया ये पूरा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, देखिएगा 2 धातु की छड़ें होती हैं, कितनी छड़ें होती हैं, 2 धातु की मेटेलिक रोड्स होती हैं, धातु की बनी होती, 2 धातु की छड़ें होती हैं, और उन छड़ों को हम क्या करते हैं, उन छड़ों को हम वैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या नाम बोलते हैं, नाम क्या है उनका, इलेक्ट्रोड होता है। देखिएगा सेल के अंदर 2 धातु की छड़ें होती है और उन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और उन वो इलेक्ट्रोड जैसे ही हम क्या करते हैं, सेल के जो घोल भरा होता है ना, सेल के अंदर जो घोल भरा होता है उसके अंदर जैसे ही उन रोड को यानी उन इलेक्ट्रोडों को डालते हैं तो क्या होता है, तो उनके घोल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, रासायनिक जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है उस घोल के अंदर, जिसे हम विद्युत अपघट्य का नाम भी देते हैं। उस घोल का नाम क्या होता है, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य में जैसे ही हम वो इलेक्ट्रोड टिकाएंगे, उसके अंदर रखेंगे उन इलेक्ट्रोडों को, तो क्या होगा, उस केमिकल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर हम बात करें, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर आयन क्या करेंगे, गति करने लग जाएंगे।
एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर आयन गति करेंगे। आयन गति करेंगे इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड तो धनात्मक इलेक्ट्रोड बनेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनेगा। धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाएगी। भाई चालू होने का मतलब धनायन गति करेंगे, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड बनेगा और दूसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनेगा। धनात्मक को हम यहाँ पर एनोड नाम देते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड नाम देते हैं। तो ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को किसी तार के द्वारा बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उस परिपथ में धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, उस परिपथ में भी धारा प्रवाहित होने लग जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही उन इलेक्ट्रोडों को हम किससे जोड़ते हैं, तार के थ्रू किसी मतलब एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, मतलब बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं या तार से जोड़ते हैं, जो भी है ना, तार के द्वारा मतलब कोई बाह्य परिपथ कंप्लीट करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट लेते हैं। जैसे तार के द्वारा कोई बल्ब ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, मतलब एक सर्किट बना लिया, ठीक है ना। तो उन इलेक्ट्रोडों को किसी तार के द्वारा जोड़ेंगे और तार के द्वारा जोड़ करके एक विद्युत परिपथ कंप्लीट करेंगे, बाह्य परिपथ कंप्लीट करेंगे। तो उस बाह्य परिपथ में भी धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाती है, धारा आने लग जाती है उस परिपथ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब धारा प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह कंटिन्यू बना रहेगा उसमें। तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह चालू हो जाएगा, यानी धारा चालू हो जाएगी उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर। तो इसका मतलब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो सेल के अंदर जो एनर्जी थी ना, केमिकल के पास जो एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल गई है, जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह होने लग गया है सर्किट में और धारा प्रवाह होने लग गया है, ठीक है। अगर आपने उस तार को हटा दिया, तार को उस बाह्य सर्किट से हटा दिया, तार को अगर बाह्य सर्किट से हटा दिया आपने, मतलब हटा दिया, मतलब जिससे भी आपने कनेक्ट किया, जैसे बल्ब से कनेक्ट किया उन दोनों तारों को, ठीक है, बल्ब से या कोई जो भी आपने लिया है, जो भी आपने कोई डिवाइस ली उससे कनेक्ट किया दोनों तारों को, अगर उन तारों को आपने हटा दिया, संबंध विच्छेद कर दिया, तो उस केस में सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया जो चल रही थी ना, वो भी रुक जाएगी, ठीक है ना। ये कब तक चलेगी रासायनिक अभिक्रिया, कब तक चलेगी, जब तक आप क्या करते हो, किसी सर्किट से तारों के द्वारा उस सेल को जोड़ते हो, उन इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हो, तब तक तो वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, यानी परिपथ पूरा कंप्लीट होता रहता है। अन्यथा वो जो अपना वे था वो बंद हो जाएगा, मतलब वो करंट का जो प्रवाह है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा अगर आपने तार को हटा दिया बाह्य सर्किट से, ठीक है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो सेल से अगर आप बाह्य परिपथ क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, देखो यही बात की मैंने, देखो सेल से मैंने कोई बाह्य परिपथ जोड़ रखा है, ये दो इलेक्ट्रोड, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, इसमें जो घोल भरा उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और ये घोल जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बाह्य परिपथ में भी धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, आवेश प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, बाह्य परिपथ में तो धारा हमेशा धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, धारा धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, अर्थात आयन किधर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होंगे, ये भी आपको पता है। लेकिन सेल के अंदर की अगर बात करें, सेल के अंदर जो घोल होता है, उस घोल के अंदर जो आयन होते हैं वो हमेशा किधर फ्लो होते हैं, वो हमेशा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होते हैं, धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होते हैं, अर्थात धारा सेल के अंदर ऋण से धन की ओर फ्लो होती है, ये बात याद रखिए। सेल के अंदर धारा होती है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। सेल के अंदर का प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं कैसे, जैसे कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये जैसे कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड क्योंकि ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ये हमारा धन इलेक्ट्रोड है। कैथोड से ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ऋण से इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, धन इलेक्ट्रोड की ओर, तभी तो बाह्य परिपथ में धारा धन से ऋण की ओर फ्लो होगी, देखो इस प्रकार से। लेकिन सेल के अंदर की अगर बात करें तो सेल के अंदर का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, जो कैथोड होता है ना, कैथोड, इस कैथोड से धनायन किधर जाते हैं, इसमें धनायन क्या होते हैं, कैथोड से किधर जाते हैं, इससे एनोड की ओर आते हैं, एनोड की ओर आते हैं, ये याद रखिए, धनायन किधर जाते हैं, कैथोड से और एनोड की ओर, कैथोड से। और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, ऋणायन एनोड से कैथोड की ओर, और कैथोड से ऋणायन की ओर कौन जाता है, धनायन जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हमारा जो ऋणायन अगर एनोड से और कैथोड की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा तो धारा किधर बहेगी इसमें, भाई ये हमारा कौन जा रहा है, ऋणायन जा रहा है, ऋण जा रहा है, क्या मतलब ऋणायन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, तो इसका मतलब धारा किधर आनी चाहिए, धारा किधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए ना, तो धारा इधर आएगी, इसका मतलब क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर धारा का फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऋण से
धन की ओर धारा बहती है। सेल के अंदर धारा किधर बहती है? ऋण से धन की ओर। याद रखिएगा, सेल के अंदर धारा ऋण से धन की ओर बहती है, और सेल के बाहर कैसे बहती है? धन से ऋण की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये जो मैंने बताया, इसी प्रोसीजर को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मैंने डीपली बता दिया, इतना अपना नहीं होता है, आपको खाली जो मेन चीज़ है उसी पे फोकस करना होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो देखिएगा विद्युत वाहक बल के बारे में देखिएगा। विद्युत वाहक बल एक प्रकार से सेल का जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज, उसी को विद्युत वाहक बल बोलते हैं। सेल में आपने देखा होगा, सेल में लिखा होता है 2.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, जो लिखा होता है उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। वैसे एक प्रकार से वोल्टेज है तो इसका मतलब एक एनर्जी है। ये क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी का क्या काम क्या होता है? क्या काम होता है? आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने का काम होता है। आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने का कार्य होता है। तो ये जो आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, उस कार्य को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो देखिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखी कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए जो सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है ना, सेल के द्वारा जो ऊर्जा, परिपथ को जो ऊर्जा दी जाती है, उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो देखिएगा, यदि किसी जो परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने से, अगर आप किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हो, करने में सेल के द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा कितनी है? W है। तो विद्युत वाहक बल ई, स्मॉल ई ऐसे भी लिख सकते हो या कैपिटल ई से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी परिपथ है उसमें अगर आपको क्यू आवेश प्रवाहित करना है, तो क्यू आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल क्या करेगा? परिपथ को ऊर्जा देगा, और वो ऊर्जा कितनी देगा? W ऊर्जा देगा। भाई क्यू आवेश अगर प्रवाहित करना है परिपथ में अगर क्यू आवेश को प्रवाहित करना है, तो सेल क्या करता है? परिपथ को एक ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा कितनी होती है? W होती है। तो विद्युत वाहक बल याद रखिएगा, E बराबर W/Q होता है। जैसे वोल्टेज नहीं पढ़ा आपने, वही है सेम, अरे सब वही है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये सेल के लिए होता है, स्पेशली सेल के लिए विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है ना। सेल के लिए जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज, उस वोल्टेज को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ विद्युत वाहक बल का नाम है। तो E बराबर W/Q, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक तो वही है, विभवांतर का जो होता है, विभव का जो मात्रक होता है वही है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हमारा सेल खुले परिपथ में होता है, इसका मीनिंग समझते हो? जब सेल हमारा खुले परिपथ में होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस सेल से परिपथ में कोई धारा नहीं ली जा रही, मतलब सेल से परिपथ में कोई धारा नहीं दी जा रही, सेल के द्वारा नहीं दी जा रही, परिपथ को धारा नहीं दी जा रही। देखिए इसमें लिखा, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है की बात हो, तो भाई अर्थात सेल से वो धारा नहीं ली जा रही है, तो उस स्थिति में जो सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसके मध्य जो उत्पन्न विभवांतर, वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये बात समझ में आई भाई? देखो दोबारा से सुनिए, देखिएगा, जब सेल, हमारा जो सेल स्टार्टिंग में जब लेके आते हैं सेल, ठीक है ना, तो उस सेल को आप किसी बाह्य परिपथ से मत कनेक्ट करो, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स से मतलब उसको जोड़ो मत, ठीक है ना। तो जब तक आप किसी बाह्य परिपथ से उस सेल को नहीं जोड़ते हो ना, तब तक उस सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर आता है, उस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे सेल पे लिखा होता है कई बार भाई 0 से 1.3 वोल्ट ऐसे कुछ लिखा हो, तो इस ऐसे मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.3 वोल्ट, ठीक है, मतलब ये होता है, ये 1.3 वोल्ट, ठीक है। 0 से अगर 1.3 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब होता है 1.3 वोल्ट उस सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है ना। जब सेल को आप किसी बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ते हो, मतलब कोई अदर सर्किट नहीं लगाते हो, कोई सर्किट नहीं लगाते हो बाहर से कोई, मतलब वही अदर सर्किट का मतलब कोई जैसे बल्ब जो जोड़ना है, मतलब उस सेल के थ्रू आपको अगर कोई बल्ब लगाना है, मतलब बल्ब जलाना है उस सेल के थ्रू, मतलब सेल के थ्रू आपको क्या है? बल्ब जलाना है, तो आप जब तक बल्ब नहीं जला रहे हो तब तक तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जैसे आपने क्या कर दिया, उस सेल को उस बल्ब से तारों के थ्रू जोड़ दिया, मतलब 2 तार लेकर के, और उस बल्ब को उस सेल से जोड़ दिया, सेल से क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया, तो उस सेल से जैसे ही, इसका मतलब ये होगा कि उन तारों के थ्रू किस में धारा जाएगी? तारों के थ्रू, मतलब धारा प्रवाहित होगी, तारों के थ्रू सेल से धारा प्रवाहित होगी, और वो धारा किस में जाएगी? वो बल्ब में जाएगी, तो बल्ब ग्लो होगा, जलेगा, इसका मतलब, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों से आप जैसे ही तारों को जोड़ोगे, तार जोड़ोगे उन दोनों इलेक्ट्रोडों से, और आप सर्किट पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे, तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो इसका मतलब सेल से उस केस में धारा ली जा रही है, तो उस केस में सेल हमारा बंद परिपथ में होता है। और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उस केस में सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य जो विभवांतर होती है, विभवांतर होता है, उसे हम सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। थोड़ा दूसरा अलग हो जाएगा, फिर वो विद्युत वाहक बल नहीं रहेगा, उसको टर्मिनल वोल्टता नाम देंगे उस केस में, ठीक है ना। देखिएगा, जब सेल हमारा खुले परिपथ में होता है तो उस केस में सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। खुले परिपथ का मतलब ये होता है कि सेल से कोई भी बाह्य परिपथ हमने नहीं कनेक्ट किया है, बाह्य परिपथ नहीं जोड़ा है, तो उस केस में सेल के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन जैसे ही हम सेल को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, अर्थात सेल बंद परिपथ में होता है, सेल बंद परिपथ में होता है, तो उस केस में सेल से धारा ली जाती है। सेल से क्या ली जाती है? धारा ली जाती है। और जब सेल से धारा ली जाएगी तो उस केस में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे हम सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। और याद रखिएगा, टर्मिनल वोल्टता हमेशा सेल के निरावेशन के केस में मिलती है, सेल के निरावेशन के केस में मिलती है। निरावेशन का मतलब होता है जब सेल का डिस्चार्ज होता है, सेल मतलब जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। निरावेशन की, सेल से जब धारा ली जा रही होती है उस केस की बात कर रहे हैं। तो सेल से जब धारा लेंगे तो उस केस में सेल का क्या होता है, धीरे धीरे डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, निरावेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमें सेल की टर्मिनल वोल्टता मिलती है। उस केस में हमें टर्मिनल वोल्टता मिलती है, याद रखिएगा, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टता मिलती है, ये याद रखिएगा। उस केस में सेल बंद परिपथ में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखिएगा आगे। हाँ देखिए, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब परिपथ में धारा सेल के भीतर ऋण से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। मैंने आपको कहा ना कि जब परिपथ में धारा सेल के भीतर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात सेल निरावेशन की स्थिति में होता है, तो ईएमएफ धनात्मक होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको ये मैंने बताया कि परिपथ में धारा की दर, परिपथ में तो धारा तो आपको पता ही है, जब परिपथ में धारा सेल के भीतर की बात कर रहे हैं, देखिए सेल के भीतर की बात कर रहे हैं, और सेल के भीतर धारा ऋण से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है जब हमारा सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल किसी बाह्य परिपथ से जुड़ा होता है। उस केस में सेल में जो धारा होती है, सेल के जो गोल होता है ना, उस गोल में जो धारा होती है वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ होता है, सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि सेल उस केस में निरावेशन की स्थिति में होता है। निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग के केस में होता है। तो जब सेल निरावेशन की स्थिति में होता है, अर्थात सेल से जब धारा ली जाती है तो सेल के भीतर धारा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहेगी, और उस केस में हमारा जो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। जस्ट इसका अपोजिट, अगर परिपथ में धारा मतलब सेल के भीतर की बात चल रही है, सेल के भीतर जो धारा है अगर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बह रही है, तो उस केस में सेल का क्या हो रहा है, आवेशन हो रहा है, सेल का आवेशन हो रहा है, अर्थात सेल परिपथ से धारा ले रहा है, सेल परिपथ से धारा ले रहा है, अर्थात सेल का आवेशन हो रहा है, सेल का आवेशन हो रहा है। सेल का आवेशन अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब सेल क्या होता है, खुले परिपथ में होता है। तो उस केस में सेल का जो ईएमएफ होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है भाई, ये हमेशा याद रखिएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो सेल का ईएमएफ धनात्मक, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेल का ईएमएफ ऋणात्मक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बात बताई, निरावेशन में हमेशा ईएमएफ पॉजिटिव होता है और आवेशन में ईएमएफ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा आगे, देखिएगा भाई, ये बात लिखिए, देखिए सेल के भीतर धारा अगर धन से ऋण ध्रुव की ओर चलने पर, अर्थात सेल आवेशन की स्थिति में होता है, तो ईएमएफ कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात हो गई है हमारी। अब देखिएगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है, मतलब उसी डायरेक्शन दिष्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, दिष्ट होती है। तो याद रखिएगा, जो विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होती है। ऋण से धन है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, अगर धन से ऋण है तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। डायरेक्शन हमेशा विद्युत वाहक बल की किधर होती है, ऋण से धन की ओर होती है, क्योंकि सेल के अंदर धारा ऋण से धन की ओर बहती है, तो विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन भी है वो भी किधर होती है, ऋण से धन ही होती है, तभी हमें ईएमएफ कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो देखिएगा, एक छोटा सा मतलब एक प्रकार से एग्जाम्पल्स हैं ये, देखिएगा इनको समझने के लिए। एक सर्किट एक बनाया मैंने, एक यहाँ पर देखिएगा, दो सेल ले लिए, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का E2, और धारा देखिएगा इस प्रकार से धारा की डायरेक्शन भी शो की है। तो आप ये बताइए कि देखो ये मतलब ये डायरेक्शन क्या बता रही है, मतलब ये डायरेक्शन धारा ऐसे जा रही है ना, तो इसका मतलब ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर, तो ऋण से धन की ओर ईएमएफ कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो मैंने लिखा E1, ठीक है। और आगे देखिए दूसरे सेल के ईएमएफ के लिए देखिएगा,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखिए ऋण टू धन है ना, ऋण टू धन है ना, ऋण से धन की ओर, तो ऋण से धन की ओर ईएमएफ कैसा होता है पॉजिटिव, तो E2 भी पॉजिटिव और E1 भी पॉजिटिव, तो टोटल विद्युत वाहक बल क्या होगा, इन दोनों सेलों का जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E2 के रूप में लिखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन दूसरी डायग्राम में देखिएगा आप, देखिएगा करंट है वही है, देखो करंट मैंने इसे माइनस टू प्लस दिखा रखी है इधर से और इधर की तरफ दिखा रखी है ना, तो माइनस से प्लस तो ईएमएफ क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन प्लस से माइनस क्या होगा, ईएमएफ माइनस होगा, तो E2 कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2 के रूप में होगा। E2 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखिएगा धारा इधर कैसे दिखा रखी है मैंने, प्लस से माइनस की ओर, देखो ऐसे तो आ रही है ना धारा, तो प्लस से माइनस की ओर जा रही धारा, तो प्लस से माइनस की ओर क्या होता है ईएमएफ, क्या होता है ईएमएफ है प्लस से माइनस की ओर, जब धारा प्लस से माइनस की ओर हो सेल के अंदर, तो उस केस में ईएमएफ कैसा होता है भाई, ईएमएफ कैसा होता है प्लस से माइनस की ओर हो, तो ईएमएफ होता है नेगेटिव, तो E माइनस E2 कर दिया मैंने, और E1 पॉजिटिव क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्लस ही होगा, तो परिणामी विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2 के रूप में होगा। इसी प्रकार से एक थर्ड डायग्राम के लिए और देख लीजिएगा, इसमें भी यही बात लिखी हुई है, देखो अब देखो, अब डायरेक्शन इधर से कर दी मैंने, ऐसे ऐसे डायरेक्शन, ये धारा की डायरेक्शन है, तो धारा देखिएगा मतलब माइनस से प्लस की ओर है, तो माइनस से प्लस की ओर है, तो विद्युत वाहक बल E2 तो क्या होगा, प्लस होगा, और आगे देखिएगा प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस है, तो ये E1 कैसा होगा, E1 कैसा होगा भाई, E1 कैसा होगा बताओ, यहाँ से नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होता है ऋणात्मक, तो ये माइनस का होगा, और ये माइनस से प्लस है, तो ये E2 क्या होगा, प्लस का होगा, तो टोटल विद्युत वाहक बल क्या होगा, E2 ये प्लस का, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, तो ये हुआ रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल। ये आपको पता होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन वगैरह से आप ये आपको निकालना आना चाहिए विद्युत वाहक बल ऐसे, ठीक है ना, तो ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के अंदर जो गोल होता है ना, सेल के अंदर जो गोल होता है, विद्युत अपघट्य का जो गोल होता है ना, गोल विद्युत अपघट्य बोल दो या फिर गोल बोल दो, सेल के अंदर एक गोल भरा होता है, ठीक है, केमिकल भरा होता है, रासायनिक पदार्थ भरा होता है, और उस गोल को विद्युत अपघट्य नाम दिया जाता है, और वो विद्युत अपघट्य क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और उसी अवरोध का नाम क्या पड़ गया यहाँ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लिखिए बात, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। देखिए सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार से अवरोध बाधा होती है जो कि सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर की भी बात करें तो सेल के अंदर जो केमिकल होता है ना, केमिकल रासायनिक पदार्थ जो विद्युत अपघट्य होता है, जो गोल होता है, वो गोल क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, अंदर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, उस अवरोध का नाम क्या पड़ गया यहाँ, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। लेकिन एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। आदर्श की अगर बात करें, आइडियल कोई चीज़ वैसे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन अगर आइडियल सेल की बात करनी हो तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये हमेशा याद रखिएगा। टर्मिनल वोल्टता जिसके बारे में अभी भी बात की मैंने, तो टर्मिनल वोल्टता हमेशा कब मिलेगी, बंद परिपथ में मिलेगी, और ईएमएफ कब मिलेगा, जब सेल खुले परिपथ में हो तो ईएमएफ मिलेगा, और सेल जब बंद परिपथ में हो तो टर्मिनल वोल्टता मिलेगी। तो देखिएगा, यदि किसी सेल से बाह्य प्रतिरोध या परिपथ एक ही बात है, ठीक है ना, बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात सेल बंद परिपथ में होता है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये बातें हो गई है, मैंने अभी बातचीत कर ली है कि सेल जब क्या वो बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से जब धारा ली जा रही होती है, उस केस में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो सेल का क्या कहलाता है, सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा बंद परिपथ में मिलेगा, जब सेल बंद परिपथ में होगा, अर्थात सेल से धारा ली जाएगी, सेल निरावेशन की स्थिति में होगा, तो उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए डेफिनेशंस हैं, ये थोड़ा वैसे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। डेफिनेशन क्या है, आपको मैंने वैसे एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से समझा दिया ये चीज़ों को, ठीक है। बंद परिपथ में क्या होता है देखिएगा, अब हाँ, टर्मिनल वोल्टता को V से लिखेंगे, ये पता होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टता को V से लिखते हैं, तो टर्मिनल वोल्टता हमेशा V क्या होती है, लेस देन E होती है, विद्युत वाहक बल से छोटी होती है, V लेस देन E, ठीक है, क्योंकि बंद परिपथ में क्या होगा, E माइनस V का जो मान है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन के क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा भाई ये, अरे जो E माइनस V, E और V का जो डिफरेंस है, E और V का जो डिफरेंस है वो IR के बराबर होगा। R क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, I क्या होती है, प्रवाहित धारा, तो I इंटू R को जब गुणा करोगे तो विभव पतन आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप बोल सकते हो, तो वो किसके बराबर होगा, E माइनस V के बराबर होगा। अरे इसी के बराबर तो विभव पतन हो रहा है प्रतिरोध R पर। अरे E माइनस, देखो स्टार्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास 10 वोल्ट का क्या है, EMF है। अब जैसे ही
10 वोल्ट का कोई सेल ले लेते, चलो एक मिनट, 10 वोल्ट ईएमएफ का कोई सेल ले लिया और उस सेल से मैंने कोई बाह्य परिपथ कनेक्ट कर दिया, और बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं, तो इस प्रतिरोध में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो धारा आई अगर जब इसमें प्रवाहित होगी तो क्या होगा, सेल का डिस्चार्जिंग हो, और जैसे सेल का डिस्चार्जिंग होगा तो कुछ समय के बाद ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, मतलब जो वोल्टेज होगी सेल के दोनों सिरों के मध्य जो वोल्टेज आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया कितना हो गया 8 वोल्ट आ गई, तो 8 वोल्ट किसकी वजह से आई है, इसमें 2 वोल्ट कहाँ चला गया है, 2 वोल्ट का विभव पतन हो गया है, किसकी वजह से, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध में से धारा निकलेगी भाई, उसी में से निकलेगी तो क्या होगा, विभव का पतन हो जाएगा। अरे धारा रेजिस्टेंस में निकलती है तो विभव आता है, तो विभव का पतन हो गया उस केस में, ठीक है ना। आई इंटू आर के रूप में क्या आता है, विभव आता है, तो आई इंटू आर स्मॉल आर के रूप में विभव का पतन हो जाता है, यानी 2 वोल्ट का यहाँ विभव का पतन हो गया है, ठीक है ना। तो ई माइनस वी को हमने क्या लिख दिया, आई इंटू आर, ठीक है। अगर ये स्मॉल आर जीरो होता, स्मॉल आर का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर जीरो होता तो ई बराबर वी हो ही जाता। आंतरिक प्रतिरोध अगर जीरो हो, स्मॉल आर का मान अगर जीरो हो, स्मॉल आर कभी जीरो नहीं होता, ये आइडियल केस में ही जीरो होता है, आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है। तो अगर आइडियल केस की बात करें तो स्मॉल आर का मान जीरो होता है, ठीक है, तो उस केस में तो ई माइनस वी होता है, सॉरी ई माइनस वी बराबर जीरो, तो ई बराबर वी हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सेल आदर्श नहीं होता, तो आदर्श नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, और आंतरिक प्रतिरोध होगा तो उसका मतलब यहाँ यहाँ पर जो विभव पतन जो बनेगा वो किसके बनेगा, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के डिफरेंस के बराबर बनेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा इसको मैंने यहाँ लिख दिया, वी बराबर क्या होता है, ये ई को दूसरी तरफ देखो, ये माइनस वी है, इसको दूसरी तरफ कर दिया, आई आर को इधर लिया है, तो वी बराबर क्या होगा, ई माइनस आई आर, वी बराबर ई माइनस आई आर, इक्वेशन नंबर हो गए 2 हो गए, ये दिख रहा है भाई, ये वी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर के रूप में लिख सकते हैं इसको, ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टता है, तो टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाती है, देखो सेल के विद्युत वाहक बल से कितनी कम हो जाती है, आई आर कम हो जाती है, ठीक है ना। सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से आई आर कम हो जाती है, जब सेल से क्या ली जा रही हो, धारा ली जा रही हो, सेल से धारा ली जा रही है, उस केस में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य या दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। देखो कम हो गया, ये इस प्रकार से सेल के जो मतलब रियल जो विद्युत वाहक बल उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस प्रकार से ई माइनस आई आर। ये कब होता है, ये निरावेशन के केस में होता है, ये डायग्राम छोटा सा मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी किया है, निरावेशन का केस है ये। इसका मतलब सेल के अंदर धारा किधर जा रही है, ऋण से धन की ओर जा रही है ना, सेल के अंदर है, अंदर का केस है, सेल के अंदर धारा किधर, ऋण से धन की ओर जब जाती है ना सेल के अंदर धारा, उस केस में सेल का डिस्चार्ज होता है, उस केस में सेल का निरावेशन होता है, याद रखिएगा। तो हो गया निरावेशन यहाँ से। अब देखिएगा ये इक्वेशन 2 के बाद में आपने पढ़ा ओम नियम, वी बराबर आई आर होता है, तो समीकरण 2 में हम वी की जगह क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे, तो रख दिया फ्रॉम 2 and 3, तो वी की जगह आई आर रखते ही क्या बनेगा, आई आर, आई कैपिटल आर इक्वल्स टू ये ई माइनस आई आर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जो सेल से और बाह्य परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो देखते हैं यहाँ से, तो ये हम कर लेंगे, इसमें ये माइनस आई आर है, ये इधर ले आएंगे तो प्लस आई आर हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे, आई जैसे कॉमन लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई, तो आई क्या हो जाएगा, इसका हम डिवाइड कर देंगे ई में, तो ये हो जाएगी सेल से बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा हो, तो उस केस में सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आपको, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये बाह्य प्रतिरोध या बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा है, बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, तो इसमें प्रवाहित धारा है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा हो, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है धारा का, ठीक है ना। जब सेल से अगर बाह्य परिपथ में धारा दी जाती है और आई धारा दी जा रही है, तो उस आई का मान है ये, उस केस में आपको सेल का विद्युत वाहक मिलेगा, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ मिलेगा और उसका बाह्य प्रतिरोध मिलेगा, बाह्य प्रतिरोध भी मिलेगा आपको उस परिपथ का, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, तो ये एक्सप्रेशन हो गए। अब फ्रॉम 1 से देखिएगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस और निकालेंगे 1 से, ये दिख रहा वी, ये देखो ये रहा, ये समीकरण 1 से आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान क्या होगा, आई का डिवाइड कर देंगे, इधर आई का डिवाइड कर देंगे, ई माइनस वी अपॉन आई हो जाएगा, तो देखिए स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आई, और आई की जगह क्या ओम नियम से क्या लिख देंगे, वी अपॉन कैपिटल आर लिख देंगे। अब ये इसको सोल्व करोगे तो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, तो इस प्रकार से आ गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आपको एक्सप्रेशन याद रखनी पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन फॉर्मूले है ये, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इनसे डायरेक्ट। तो स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है यहाँ, और ये किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ई सेल का विद्युत वाहक बल, वी क्या होता है टर्मिनल वोल्टता, आर क्या है यहाँ बाह्य प्रतिरोध। अगर आपको बाह्य प्रतिरोध दे रखा है और टर्मिनल वोल्टता दे रखी है, सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है, तो आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, तो ये फॉर्मूला होता है,
स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन कैपिटल आर इंटू सॉरी ई माइनस वी अपॉन कैपिटल वी, ई माइनस वी अपॉन वी, ये तो वी है, कैपिटल क्या है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब नोट में ये है कि भाई सेल को जब आवेशित किया जाता है ना, सेल को आवेशित किया जाता है अर्थात धारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से प्रवेश करती है। अब की बार धारा क्या कर रही है, धारा की तरह धन से ऋण इलेक्ट्रोड में जा रही है ना, धन, अरे धारा अब की बार सेल के अंदर धारा कैसी बह रही है, धन से ऋण की ओर बह रही है, अर्थात सेल को आवेशित किया जा रहा है। तो इस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता ये बनेगी, देखो V बराबर ई माइनस सॉरी V बराबर ई प्लस आई आर, माइनस आर की जगह प्लस आई आर हो जाएगा अब की बार, क्योंकि अब की बार देखो सेल के अंदर धारा है वो धन इलेक्ट्रोड से प्रवेश कर रही है, देखो ऐसे दिख रही नहीं भाई, सेल के अंदर धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जा रही है। तो उस केस में सेल का आवेशन हो रहा है, सेल का चार्जिंग हो रहा है, मतलब सेल खुद चार्ज हो रहा है। तो सेल जब चार्ज होगा तो उस केस में उसकी टर्मिनल वोल्टता सेल के विद्युत वाहक बल से आई आर ज़्यादा हो जाएगी, आई आर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब V बराबर ई प्लस आई आर। तो ये हमारा था आज का टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है ये, ज़्यादा थोड़ा कुछ बताने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके, तो थैंक यू।